हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं दो चैप्टर, एक है क्लबिंग ऑफ इनकम और दूसरा है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी की इनकम में जोड़ दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी, तो ये कहलाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या है? अगर कोई पर्सन अपनी इनकम ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो इनकम जिस एसेट पर हुई है वो एसेट ट्रांसफर नहीं करता, मतलब एसेट ट्रांसफर किए बगैर उस एसेट की इनकम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो वो इनकम ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी, मतलब वो इनकम ट्रांसफरर को ही क्लब कर दी जाएगी। अब समझते हैं हम सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को ऐसा ट्रांसफर ऑफ एसेट करता है जो रिवोकेबल इन नेचर है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो उस ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर को क्लब कर दी जाएगी, मतलब ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। अब समझते हैं हम रिवोकेबल ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है। रिवोकेबल ट्रांसफर का मीनिंग है जिसमें ट्रांसफरर रीट्रांसफर का प्रोविजन रखता है, मतलब ट्रांसफरर ट्रांसफरी को बोलता है मैं तुमसे कभी भी ये एसेट वापस ले सकता हूं, या ट्रांसफरर के पास राइट टू रिज्यूम पावर है, मतलब ट्रांसफरर इस एसेट पर जो उसने ट्रांसफरी को दी है उस एसेट पर कभी भी अपना हक जता सकता है, या उस एसेट की इनकम या वो एसेट वो ट्रांसफरी से दोबारा ले सकता है। ट्रांसफरर के पास राइट टू रिज्यूम पावर है, भले ही उसने ये पावर एक्सरसाइज किया नहीं है, तभी भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब तो हमने समझा इस केस में ट्रांसफरर उस एसेट की पूरी इनकम पर या पार्ट इनकम पर या पार्ट एसेट पर या पूरी एसेट पर अपना राइट टू रिज्यूम पावर अपने पास रिजर्व रख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर ट्रांसफरर ऐसा ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो उस ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर में ही क्लब हो जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं लेकिन क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे अगर ट्रांसफरर ने ये ट्रांसफर रिवोकेबल किया है, लेकिन ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक किया है, ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक ट्रांसफर किया गया है, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा और क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर समझते हैं हम, अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसका सेक्शन है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर को ही क्लब होगी, टैक्सेबल होगी, लेकिन क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर ट्रांसफर किया गया है एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके तो क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा केस है, अगर स्पाउस को एसेट ट्रांसफर की तो गई है लेकिन अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट की गई है, तो भी क्लबिंग नहीं होगी। फिर समझते हैं, अगर ट्रांसफर्ड एसेट हाउस प्रॉपर्टी है तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? उस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड का सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो जाता है। याद है आपको सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप? हाँ, उसका इफेक्ट भी सेम है, इस हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी ड्यू टू सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लबिंग प्रोविजंस जैसा ही इफेक्ट है सेक्शन 27 का भी। ये इनकम चाहे सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप लगे तो भी ट्रांसफरर को टैक्सेबल होती है, और अगर क्लबिंग प्रोविजंस भी लगते इस केस में तो भी ये इनकम तो ट्रांसफरर को ही क्लब होती, टैक्सेबल होती। अब सुनिए, मैंने बोला अगर अगर ट्रांसफर्ड एसेट हाउस प्रॉपर्टी है तो रेंटल इनकम क्लब नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 27 लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसफर ये एसेट सेल कर देता है तो कैपिटल गेन पर तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब हम समझते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, अगर एसेट ट्रांसफर की गई है सन्स वाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर को क्लब कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी, लेकिन क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब एक्सेप्शंस। अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके एसेट ट्रांसफर की गई है तो क्लबिंग नहीं होगी, और अगर एसेट ट्रांसफर कर दी गई थी बिफोर सन्स मैरिज, सन की मैरिज से पहले ही सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर दी गई थी, तो भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा ट्रांसफर टू स्पाउस का सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, और ट्रांसफर टू सन्स वाइफ का ये क्लॉज है 6।
ठीक है, चलिए अब हम इस क्लॉज 4 और क्लॉज 6 दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन समझते हैं। अगर एसेट ट्रांसफर की गई स्पाउस को या सन्स वाइफ को, दोनों सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 और क्लॉज 6 दोनों सेक्शन, अगर एसेट ट्रांसफर की गई स्पाउस को या सन्स वाइफ को, तो उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर को कैसे क्लब होगी ये समझते हैं। चलिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने 5 लाख रुपए दिए वाइफ को, वाइफ ने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रोप्राइटरी बिजनेस में, मतलब वाइफ उस बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर बन गई और उन्होंने हस्बैंड का दिया हुआ पैसा कैपिटल के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो उस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की इनकम कितनी क्लब होगी ट्रांसफरर हस्बैंड में, तो कितनी इनकम क्लब होगी? वाइफ को उस बिजनेस से जो इनकम हुई इनटू 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 हम कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट इनकम टैक्सेबल करने के लिए, तो बिजनेस इनकम इनटू क्या इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, 5 लाख रुपए हस्बैंड ने दिए थे, तो एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब और नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब नीचे आएगा हमारा बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल। सपोज बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल है 20 लाख और इस 20 लाख में हस्बैंड का दिया हुआ 5 लाख शामिल है, ठीक है, और बिजनेस इनकम 4 लाख है, ठीक है, तो 4 लाख इंटू 5 लाख अपॉन 20 लाख। तो मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगी। वाइफ ने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगाई 20 लाख, लेकिन इस 20 लाख के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ कितना शामिल है, 5 लाख, तो 5/20 प्रोपोर्शनेट क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, कई बार इश्यू अराइज होता है कि क्लबिंग क्या सेम ईयर से हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर से होगी, तो ये क्या माजरा है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सपोज हस्बैंड ने वाइफ को 5 लाख रुपीस गिफ्ट दिया। आपको पता है गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा, तो वाइफ को हस्बैंड से गिफ्ट मिला, रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा, गिफ्ट की बात यहां पर खत्म। लेकिन अब इसमें क्लबिंग प्रोविजंस की बात करते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को 5 लाख रुपया दिया गिफ्ट, वाइफ ने बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की 20 लाख। अब इस 20 लाख के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट 5 लाख शामिल है, ठीक है, और इस साल वाइफ को इस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, सपोज 4 लाख बिजनेस इनकम, तो क्लबिंग कैसे होगी? अब क्लबिंग कैसे होगी, 4 लाख इंटू 5 लाख अपॉन 20 लाख, मतलब इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का कितना पैसा दिया हुआ शामिल है, 5 लाख, और नीचे लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से क्लबिंग हो जाएगी, 1 लाख रुपए की क्लबिंग हो जाएगी हस्बैंड में। अब सुनिए, क्लबिंग सेम ईयर से शुरू होगी या नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी, ये भी एक स्टोरी में ट्विस्ट अच्छी तरह से समझना। सुनिए, अगर गिफ्ट दिया हस्बैंड ने वाइफ को 10 अप्रैल 2025 को और वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट की डेट को मैं हमेशा बोलता हूं डीसीबी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो डीसीबी है 15/4/2025, मतलब वाइफ ने बिजनेस बाद में स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट किया ओपनिंग कैपिटल के अंदर हस्बैंड का दिया हुआ पैसा शामिल है, ठीक है, तो क्लबिंग इस केस में सेम ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। अब एक सिचुएशन अच्छे से और समझना, क्या अगर सपोज वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया डीसीबी मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 15 अप्रैल 2025 से वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन हस्बैंड ने उनको गिफ्ट बाद में दिया 20 अप्रैल 2025 को, तो जब वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया डीसीबी के दिन वाइफ की ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट शामिल नहीं था, तो इस केस में फर्स्ट ईयर से क्लबिंग नहीं होगी और क्लबिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल में तो हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट शामिल है, तो इस केस में क्लबिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। क्या फिर हर साल होगी? यस, हर साल होगी। चलिए अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की अगर वाइफ ने वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस था तो बिजनेस इनकम को लेकर प्रोपोर्शनेट क्लबिंग हो जाएगी। अब हम समझते हैं, अगर वाइफ किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए तो पार्टनरशिप फर्म से उनको 3 चीजें मिलेंगी, क्या? इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन और प्रॉफिट शेयर, ठीक है। इंटरेस्ट की क्लबिंग सेम मैनर में प्रोपोर्शनेटली होगी, ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट मिला और जो ऐसे ऊपर प्रोपोर्शन हमने समझा था
उसी मैनर में प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगी। मतलब ओपनिंग कैपिटल में हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट कितना शामिल था, ठीक है। तो इंटरेस्ट को लेकर तो क्लबिंग होगी, लेकिन ध्यान रहे वाइफ को उस पार्टनरशिप फर्म से मान लीजिए सपोज रेमुनरेशन भी मिल रहा है, अगर रेमुनरेशन उनको एबिलिटी और स्किल की वजह से मिल रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी। क्यों? एबिलिटी इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। तो उस केस में ये रेमुनरेशन वाइफ को ही पूरा टैक्सेबल होगा, ये हस्बैंड में क्लब नहीं होगा। अब प्रॉफिट शेयर भी तो मिलता है, लेकिन आपको तो पता ही है कि प्रॉफिट शेयर सेक्शन 10 क्लॉज 2A में एग्जम्प्ट है। तो सुनिए, एग्जम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होती है, एग्जम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होती है, ध्यान से सुनिए। अब अगर नेगेटिव इनकम हो तो क्या नेगेटिव इनकम की भी क्लबिंग होती है? यस, नेगेटिव इनकम की क्लबिंग होती है, बट एग्जम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होती है। चलिए अब आगे बात और करते हैं हम। अगर अब हम समझते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और 8। अगर एसेट ट्रांसफर की गई स्पाउस और सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी थर्ड पर्सन को या एओपी को, लेकिन उस एसेट का इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट स्पाउस और सन्स वाइफ को ही मिलेगा, ठीक है। तो एसेट ट्रांसफर किसी थर्ड पार्टी को की गई, जैसे किसी अनोदर पर्सन को या एओपी को, बट उस एसेट का इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट तो सन्स वाइफ या स्पाउस को ही मिलेगा। तो उस सिचुएशन में भी उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगी, मतलब वो इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम समझते हैं माइनर चाइल्ड की इनकम क्लबिंग का क्या प्रोविजन है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। तो माइनर चाइल्ड सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। तो इसके क्लबिंग के प्रोविजंस कैसे गवर्नमेंट ने दे रखे हैं समझते हैं। चलिए, अगर पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट करती है, मतलब पेरेंट्स में तलाक नहीं हुआ है और दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट में क्लब होगी, फादर में क्लब होगी या मदर में क्लब होगी, फादर में क्लब होगी या मदर में ये इनकम क्लब हो जाएगी, पेरेंट्स में क्लबिंग होगी, लेकिन फादर में होगी या मदर में होगी। ये इनकम क्लब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब करने से पहले कौन से पेरेंट की इनकम टोटल इनकम हायर है, अगर तो जिसकी भी इनकम हायर है, फादर और मदर जिसकी भी टोटल इनकम बिफोर सच क्लबिंग हायर है, माइनर चाइल्ड की इनकम उसी पेरेंट में क्लब कर दी जाएगी, ठीक है। अब क्लबिंग एक बार जिस पेरेंट में होना शुरू हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लबिंग का पहला साल था तो मदर की इनकम में क्लबिंग हो गई, माइनर चाइल्ड की इनकम मदर की इनकम में क्लब हो गई, फर्स्ट ईयर था। फिर सेकेंड ईयर आया तो क्या मदर में स्टिल क्लबिंग होती रहेगी? क्या उस सेकेंड ईयर में चेक करेंगे कि अब क्या फादर की इनकम ज्यादा है क्या, तो फादर की इनकम में क्लब कर दें क्या? ऐसा नहीं होगा। क्लबिंग जिस पेरेंट में शुरू हो गई है सबसेक्वेंट ईयर्स में उसी पेरेंट में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी, जब तक कि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हो कि दूसरे पेरेंट में यह क्लब हो, ठीक है। सेम पेरेंट में क्लबिंग होती रहेगी जब से पहली बार क्लबिंग होना शुरू हुआ था, ठीक है। अब भले ही सबसेक्वेंट ईयर में अदर पेरेंट की इनकम हायर है, तब भी अदर पेरेंट में क्लबिंग नहीं होगी, सेम पेरेंट में क्लबिंग होती रहेगी। अब हम समझते हैं अगर एक ही पेरेंट अलाइव है, तो उस सिचुएशन में जिस एक ही पेरेंट अलाइव है तो जो अलाइव पेरेंट है उसी पेरेंट में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये माइनर चाइल्ड की इनकम ग्रैंड पेरेंट, गार्जियन और अदर रिलेटिव में तो क्लब नहीं होगी, ठीक है। और इस सिचुएशन में माइनर चाइल्ड को अपनी इनकम पर खुद ही टैक्स देना पड़ेगा, समझे। अब बात करते हैं अगर पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट नहीं करती है, माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स की मैरिज सबसिस्ट नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिस पेरेंट ने माइनर चाइल्ड को मेंटेन किया है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी तो पेरेंट्स उस पर सेक्शन 10 क्लॉज 32 का एग्जम्पशन ले सकते हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 32 का एग्जम्पशन ले सकते हैं। वो कितना मिलता है मैक्सिमम? वो मिलता है मैक्सिमम 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड, ठीक है। तो पर एनम पर चाइल्ड 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन इसके पास में लिख देना ये नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है एग्जम्पशन, 1032 का एग्जम्पशन
डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, सिर्फ रेगुलर टैक्स रेजिम में मिलता है। ठीक है, अब सुनिए, क्या क्लबिंग प्रोविजन तब भी अट्रैक्ट होंगे जब ये माइनर चाइल्ड मैरिड है? हाँ, तब भी एप्लीकेबल होंगे, चाहे सन हो चाहे डॉटर हो। अगर माइनर चाइल्ड मैरिड है तब भी उसके ओरिजिनल पेरेंट्स में ही क्लबिंग होगी। अब सुनिए, अगर माइनर चाइल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मेजर हो जाए तो उसका जो माइनॉरिटी पीरियड था उसकी इनकम तो पेरेंट्स में क्लब होगी, लेकिन उसका जो मेजोरिटी पीरियड था वो इनकम क्लब नहीं होगी पेरेंट्स में। अब सुनिए, चाइल्ड का यहां पर मतलब सिर्फ लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो लेजिटिमेट चाइल्ड मतलब जायज औलाद, लेजिटिमेट चाइल्ड की इनकम ही क्लब होगी पेरेंट्स में। ठीक है, तो बट हाँ सुनिए, अगर अगर अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड है तो क्लबिंग होगी क्या पेरेंट्स में? यस, अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड की भी इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी। अब कुछ केसेस में माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स को क्लब होगी नहीं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन समझते हैं। अगर माइनर चाइल्ड सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी से या सीवियर डिसेबिलिटी से सफर्ड है तो उस सिचुएशन में क्लबिंग नहीं होगी और वो इनकम पेरेंट्स में क्लब तो नहीं होगी, तो उस इनकम पर टैक्स माइनर चाइल्ड खुद ही देगा। अब तो अगर माइनर चाइल्ड को सेक्शन 80U की डिसेबिलिटी है तो क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा केस, अगर माइनर चाइल्ड ने अपने फिजिकल वर्क या मैनुअल वर्क, पर्सनल स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस से इनकम अर्न की है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एबिलिटी इनकम। जैसे माइनर चाइल्ड जॉब करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से उसको इनकम हो गई, या सिंगिंग या किसी डांस शो में पार्टिसिपेट किया तो उसको इनकम हो गई, या वो यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करता है उससे उसको इनकम हो गई, तो ये सब उसकी एबिलिटी इनकम कहलाएगी। और सुनिए, अगर माइनर चाइल्ड को उसकी एबिलिटी की वजह से इनकम हुई है तो वो एबिलिटी इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। ठीक है, और एक और सिचुएशन है, मैंने बोला क्लबिंग किस में होगी? फादर और मदर जिसकी भी इनकम, ये इनकम क्लब होने से पहले फादर और मदर जिसकी भी टोटल इनकम हायर है उसमें माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर फादर और मदर की इनकम इक्वल है, टोटल इनकम इक्वल है बिफोर सच क्लबिंग, तो क्लबिंग उस केस में नहीं होगी। और जिन केसेस में क्लबिंग नहीं होगी उन केसेस में माइनर चाइल्ड अपनी इनकम पर खुद ही टैक्स देने के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड। अगर रेम्युनरेशन एसएससी मान लीजिए इंडिविजुअल है, ये सेक्शन तभी लगेगा जब एसएससी इंडिविजुअल हो और एसएससी का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे मिस्टर राम इंडिविजुअल है, वो मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में उनका कम से कम 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उस पार्टनरशिप फर्म में उनका 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो इसको हम बोलेंगे उनका उस पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसा है, फिर अगर मिस्टर राम की स्पाउस लीला उसी कंसर्न में एम्प्लॉई बताई जा रही है और उनको कोई टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं और कोई टेक्निकल नॉलेज एक्सपीरियंस है ही नहीं, बट उनको उस कंसर्न से, स्पाउस को उस कंसर्न से रेम्युनरेशन मिल रहा है विदाउट वर्किंग। ठीक है, तो उस सिचुएशन में स्पाउस को जो मिसेस लीला को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो रेम्युनरेशन राम में क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्पाउस का रेम्युनरेशन एसएससी राम में क्लब कर दिया जाएगा। अब सुनिए, तो मैंने क्या बोला, एसएससी राम है, इंडिविजुअल है, उनका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उनकी स्पाउस उसी कंसर्न में एम्प्लॉय बताई जा रही है और उनको जो रेम्युनरेशन उस कंसर्न से दिया जा रहा है, तो वो रेम्युनरेशन राम में क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रेम्युनरेशन स्पाउस की एबिलिटी इनकम नहीं है, तो ये मेन एसएससी राम में क्लब कर दिया जाएगा। स्पाउस का रेम्युनरेशन, लीला का रेम्युनरेशन राम को क्लब कर दिया जाएगा। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है अगर कंपनी है ना तो उस केस में कम से कम 20% वोटिंग पावर, और वोटिंग पावर तो इक्विटी शेयर से ही मिलता है, तो कम से कम अगर उस कंपनी में कम से कम 20% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो कहलाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और यहां पर सिर्फ एसएससी इंडिविजुअल का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, उसके रिलेटिव का इंटरेस्ट भी जोड़ के देखा जाएगा। ठीक है, और ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब चेक किया जाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर बात करते हैं, अगर अदर कंसर्न है तो अगर उस कंसर्न में एटलीस्ट 20% प्रॉफिट में हिस्सा है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाएगा। यहां पर भी एसएससी और उसके रिलेटिव की होल्डिंग को जोड़कर देखा जाएगा। चलिए अब एक स्पेशल केस करते हैं। यहां पर क्या था
एसएससी इंडिविजुअल था और उसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, ठीक है, और उसकी स्पाउस को उस कंसर्न में एम्प्लॉय शो कर रखा था और स्पाउस को ही रेम्युनरेशन मिल रहा था। अब ये वाला केस कहलाता है हमारा जनरल केस। अब स्पेशल केस इस सेक्शन के अंदर और है। क्या? अगर हस्बैंड और वाइफ का दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो दोनों को रेम्युनरेशन मिल रहा है उस कंसर्न से और दोनों को ये रेम्युनरेशन विदाउट नॉलेज, क्वालिफिकेशन, विदाउट वर्किंग मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये कहलाएगा हमारा स्पेशल केस। अब इस सिचुएशन में क्लबिंग, रेम्युनरेशन की क्लबिंग किस में होगी? समझ गए सिचुएशन? दोनों का उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को कंसर्न से रेम्युनरेशन मिल रहा है और दोनों को रेम्युनरेशन विदाउट वर्किंग मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में ये रेम्युनरेशन किस में क्लब होगा? तो सुनिए, यहां पर भी व्हिचएवर इज हायर वाला कंसेप्ट लगेगा। ये इनकम क्लब करने से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों की टोटल इनकम हम चेक करेंगे, जिसकी भी इनकम हायर है ये रेम्युनरेशन उसी में क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों का रेम्युनरेशन एक में ही क्लब हो जाएगा। अब क्लबिंग जिसमें एक बार होना स्टार्ट हो गई उसी में ही सबसेक्वेंट ईयर्स में भी क्लबिंग होती रहेगी जब तक कि असेसिंग ऑफिसर को ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है। अब हम समझते हैं एक मिनट, यहां पर माइनर चाइल्ड से रिलेटेड हम एक और बात समझते हैं। माइनर चाइल्ड का हमने प्रोविजन पढ़ा, उससे रिलेटेड हम एक बात और समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। तो माइनर चाइल्ड ने सपोज किसी डांस शो में पार्टिसिपेट किया, वहां से उनको इनकम हो गई, ये एबिलिटी इनकम कहलाती है। एबिलिटी इनकम की तो क्लबिंग पेरेंट्स में नहीं होगी, लेकिन अब ये डांस शो से जो एबिलिटी इनकम मिली, पेरेंट्स ने क्या किया, माइनर चाइल्ड को ये इनकम एबिलिटी इनकम है, ये इन्वेस्ट कर दी गई। पेरेंट्स ने ये इनकम की एफडी करा दी, तो उस पर माइनर चाइल्ड को एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्रीशन ऑफ इनकम। तो जो ये एफडी का इंटरेस्ट है इसकी तो पेरेंट्स में क्लबिंग होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी एफडी का इंटरेस्ट तो पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया जाएगा, ठीक है। हाँ, उस सिचुएशन में वो 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम 1500 रुपए का एग्जम्पशन पर एनम पर चाइल्ड वाला, वो तो मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, अगर कोई पर्सन अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर ले, जैसे एक पर्सन है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ का मेंबर है, उसने कोई प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर की और उसने एचयूएफ को दे दिया, उसने उसको एचयूएफ को दे दिया कि आज से ये प्रॉपर्टी एचयूएफ अपनी प्रॉपर्टी माने, या उस प्रॉपर्टी को उसने एचयूएफ की अदर प्रॉपर्टीज के साथ इस तरीके से मिक्स कर दिया कि उस प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी माना जाने लगा। मतलब उसने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। तो क्लबिंग प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होंगे? देखो, हम चेक करेंगे क्या इस एचयूएफ का पार्टीशन हो गया क्या। अगर पार्टीशन नहीं हुआ है तो बिफोर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ स्टेटस क्या होगा, वो जो एसेट कन्वर्ट की गई है वो कन्वर्टेड या ट्रांसफर्ड एसेट की इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल की जाएगी, ट्रांसफरर को टैक्सेबल कर दी जाएगी, ठीक है। सिंपल प्रोविजन है। अगर पार्टीशन हुआ नहीं है तो इस एसेट की इनकम ट्रांसफरर में क्लब हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टीशन हो गया तो ढंग से समझना, अगर इस एचयूएफ का बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, तो इस केस में उस ट्रांसफर्ड एसेट यानी कन्वर्टेड एसेट की इनकम ट्रांसफरर और उसके स्पाउस के हेड्स में टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसका मतलब वो जो एसेट है उस एसेट की इनकम ट्रांसफरर को और उसके स्पाउस को जो मिल रही है उनको टैक्सेबल हो जाएगी। क्या जो ट्रांसफरर को मिली और उसके स्पाउस को मिली वो ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। इस बात को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मिस्टर राम ने एक्वायर की थी, वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर 5 रूम है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मिस्टर राम ने एचयूएफ को दे दी थी, कन्वर्जन हो गया था इस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का एचयूएफ प्रॉपर्टी में। अब इस एचयूएफ का बंटवारा हुआ और बंटवारे पर मिस्टर राम को 2 रूम मिले, ठीक है, 2 रूम अलॉट हुए, एक रूम मिस्टर राम को अलॉट हुआ और एक रूम उनकी वाइफ लीला को अलॉट हुआ। तो दोनों रूम की इनकम, रेंटल इनकम मिल रही है सपोज उस पर, तो वो रेंटल इनकम जो रूम राम को अलॉट हुआ और दूसरा रूम लीला को अलॉट हुआ, दोनों रूम की इनकम राम को ही टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब
क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर एचयूएफ के इस मेंबर ने एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर की एडिक्वेट कंसीडरेशन लेकर, तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ मतलब इस वाली सिचुएशन में एक और बात आती है। मान लीजिए वो जो हाउस प्रॉपर्टी 5 रूम वाली थी उसमें तीसरा रूम राम के माइनर चाइल्ड को अलॉट हुआ, ठीक है, तो उस रूम की रेंटल इनकम राम को सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A में क्लब हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए एक बात और समझते हैं, क्लबिंग प्रोविजंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। क्लबिंग रेस्पेक्टिव हेड में होगी। इनकम के 5 हेड है, तो जैसे इंटरेस्ट इनकम है तो वो अदर सोर्स से सेट में टैक्सेबल होगी, तो क्लबिंग रेस्पेक्टिव हेड्स में होगी। और क्या नेगेटिव इनकम की भी क्लबिंग होगी? यस, नेगेटिव इनकम यानी लॉसेस की भी क्लबिंग होगी, बट हाँ सुनिए एग्जम्प्टेड इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। अब एक बात और समझते हैं, क्या जो इनकम एसएससी में क्लब हो गई है उस क्लब्ड इनकम पर एसएससी डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या चैप्टर 6A के? यस, कर सकता है। उस क्लब्ड इनकम पर वो डिडक्शन क्लेम तो कर सकता है लेकिन वो डिडक्शन डबल नहीं होंगे। जैसे इस बात को ऐसे समझते हैं हम, फादर के अंदर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब कर दी गई, तो क्या फादर ये बोल सकते हैं मेरे आईटीआर के अंदर 2 लोगों की इनकम है तो मुझे एटीसी का जो डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 1.5 लाख वो डबल हो जाए? नहीं, डिडक्शन डबल नहीं होंगे। अब क्रॉस ट्रांसफर का कंसेप्ट समझते हैं। क्रॉस ट्रांसफर क्या है? कभी कभी एसएससी ऐसे प्रोविजंस बनाता है कि क्लबिंग प्रोविजंस को अवॉइड कर सके और क्लबिंग प्रोविजंस काम करना रुक जाए। तो अगर एसएससी का ऐसा इंटेंशन है तब भी क्लबिंग प्रोविजंस तो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। तो क्रॉस ट्रांसफर का मैटर समझते हैं, उनमें भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते, सुनिए इस एग्जाम्पल को मैंने वैसे यहां दे रखा है, इस एग्जाम्पल को मैंने यहां दे रखा है पूरा, लेकिन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो मिस्टर रमेश है, ध्यान से सुनना, मिस्टर रमेश और उनका ब्रदर, ठीक है। इधर मिस्टर रमेश की वाइफ और इधर उनके ब्रदर का माइनर चाइल्ड, ठीक है। अब मिस्टर रमेश अगर अपनी वाइफ को 5 लाख रुपए देंगे तो और उस 5 लाख पर वाइफ को इनकम हो जाएगी तो वो इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर रमेश में। तो मिस्टर रमेश ने क्या किया, 5 लाख अपनी वाइफ को ना देकर अपने ब्रदर के माइनर चाइल्ड को 5 लाख दे दिया गिफ्ट, ठीक है। और ये गिफ्ट माइनर चाइल्ड को टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव से मिला है, ठीक है। अब सुनिए, ये 5 लाख जो माइनर चाइल्ड को मिले उन्होंने उसकी एफडी करवा दी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दी, उस पर उसको माइनर चाइल्ड को एफडी का इंटरेस्ट मिला 45,000। अब एट द सेम टाइम या कुछ दिन बाद ब्रदर ने भी एक काम किया, ब्रदर ने रमेश की वाइफ को 6 लाख के डिबेंचर दे दिए। यह कहलाता है क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है, यह कहलाता है क्रॉस ट्रांसफर, समझे। तो क्रॉस ट्रांसफर हुआ इस केस में, रमेश के ब्रदर ने रमेश की वाइफ को 6 लाख रुपए के डिबेंचर दिए, ठीक है। रमेश ने माइनर चाइल्ड को, ब्रदर के माइनर चाइल्ड को 5 लाख ही दिया था, जबकि रमेश के ब्रदर ने रमेश की वाइफ को 6 लाख के डिबेंचर दिए, ठीक है। तो मैचिंग अमाउंट तो इसमें कितना है, सिर्फ 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का अमाउंट दोनों जगह मैच कर रहा है, ठीक है। अब क्लबिंग कैसे होगी? सपोज इस पर, इन डिबेंचर्स पर वाइफ को डिबेंचर इंटरेस्ट मिला 45,000। अब क्लबिंग प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होंगे ये समझना है। सुनिए, माइनर चाइल्ड को जो एफडी पर इंटरेस्ट मिला वो उसके पेरेंट में क्लब होगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो जो रमेश का ब्रदर है उसकी इनकम हायर है अपनी वाइफ से, तो माइनर चाइल्ड की इनकम उसके रेस्पेक्टिव पेरेंट्स में क्लब होगी, तो 45,000 ब्रदर में क्लब होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो वो उस पर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 32 का 1500 रुपए वाला पर एनम पर चाइल्ड वाला, ठीक है। तो बाकी का अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, ब्रदर को क्लब कितना होगा 43,500। अब बात करते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट पर, रमेश की वाइफ को इंटरेस्ट मिला, डिबेंचर इंटरेस्ट मिला 45,000, ठीक है। अब ये क्लब कैसे होगा, क्लब ये होगा मिस्टर रमेश में, ये क्लब हो जाएगा मिस्टर रमेश के अंदर क्लब होगा, लेकिन ये पूरा 45 नहीं होगा क्योंकि मैचिंग अमाउंट 5 लाख ही है। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखेंगे आप कि क्लबिंग इस प्रोपोर्शन में होगी, तो 45,000 की प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगी। क्यों? मिस्टर रमेश ने 5 लाख ही दिया था,
ब्रदर के माइनर चाइल्ड को, लेकिन ब्रदर ने रमेश की वाइफ को 6 लाख के डिबेंचर दिए थे ना, तो प्रोपोर्शन ये काम आएगा 5/6 और ये इनकम 37,500 रमेश को क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड की इनकम उसके फादर में क्लब हुई और रमेश को जो इनकम, रमेश की वाइफ को जो इनकम मिली है वो रमेश में क्लब हो गई। ठीक है, तो ये है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। अब हम समझते हैं एक और बात समझते हैं हम एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर। आज ही हम समझ लेते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अगर एसएससी अपनी कुछ इनकम छुपाता है तो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर उसको हायर टैक्स रेट लगेगी और इस इनकम पर सेक्शन 115 बीबीई एप्लीकेबल होगा। और पता है इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर एसएससी को टोटल इफेक्टिव टैक्स रेट लगेगी 78%। ठीक है, तो हम ये इनकम के स्पेशल केसेस समझने जा रहे हैं। तो ये इनकम एसएससी को टैक्सेबल कर दी जाएगी जो उसने कभी छुपाई थी। तो इस पर्पज से गवर्नमेंट ने बनाया है एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर। इसका पहला सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। अगर कोई सम एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाउंड क्रेडिटेड है, मतलब क्रेडिट होना पाया गया और एसएससी उसका नेचर और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता या उसने जो एक्सप्लेनेशन फर्निश किया है वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो जो सम फाउंड क्रेडिटेड है वो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। किस ईयर की इनकम माना जाएगा? जिस ईयर में ये सम फाउंड क्रेडिटेड है पहली बार फर्स्ट क्रेडिट होना पाया गया। ठीक है, तो जैसे एसएससी की बुक्स में डमी क्रेडिटर्स है तो वो सम फाउंड क्रेडिटेड है, तो वो एसएससी की इनकम माना जाएगा। किस ईयर की इनकम माना जाएगा? जिस साल ये उसने फर्स्ट जो डमी क्रेडिटर्स है पहली बार शो किए हैं अपने बैलेंस शीट में, उस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बात समझते हैं इसी सेक्शन से रिलेटेड। अगर वो जो सम फाउंड क्रेडिटेड है अगर वो रिप्रेजेंट करता है लोन और बोरोइंग के अमाउंट को, एसएससी का कहना है ये तो मैंने लोन ले रखा है। जैसे एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अनसिक्योर्ड लोन बताया। ठीक है, तो ये उसकी बुक्स में सम फाउंड क्रेडिटेड है इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अब एसएससी से पूछा जाएगा कि एसएससी ये अनसिक्योर्ड लोन आपने जिस पार्टी से लिया है वो कौन है, उसके बारे में इनकम टैक्स ऑफिसर इंक्वायरी करेगा। अगर एसएससी उसका जो एक्सप्लेनेशन देगा वो असेसिंग ऑफिसर के नजर में उसके ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो लोन का अमाउंट है वो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन इसके आगे की कहानी और भी एक्सटेंड होती है कि उस पर्सन को भी बताना पड़ेगा जिस पर्सन को एसएससी बोल रहा है कि मैंने इससे लोन लिया है, वो पर्सन भी अपना नेचर और सोर्स बताए कि एसएससी को देने के लिए लोन और अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए उस दूसरे पर्सन के पास पैसा कहां से आया। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर राम की बुक्स में उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन शो कर रखा था मिस्टर श्याम कि मैंने श्याम से लोन लिया है। ठीक है, तो राम को प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोन श्याम से लिया गया है। एट द सेम टाइम श्याम को भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि राम को ये अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए मिस्टर श्याम के पास पैसा कहां से आया, तो उसका नेचर और सोर्स श्याम को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब उस अनदर पर्सन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो ये अनसिक्योर्ड लोन वाला अमाउंट मिस्टर राम की इनकम माना जाएगा। ये है सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। अब एक बात और समझते हैं। एक पॉइंट है क्लोजली हेल्ड कंपनी से रिलेटेड। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी हम किसको बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। अगर उनकी बुक्स में सम फाउंड क्रेडिटेड है इन द फॉर्म ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम का पैसा उन्होंने अपनी लायबिलिटी साइड में शो कर रखा है कि ये पैसा तो शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, शेयर एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है, क्लोजली हेल्ड कंपनी ऐसा शो कर रही है, तो उस सिचुएशन में उस क्लोजली हेल्ड कंपनी से पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, लेकिन उसके दिए हुए एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा अगर वो शेयर होल्डर भी कंफर्म ना करे। शेयर होल्डर जिसने इस क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर कैपिटल में पैसा लगाया है, तो उस पर्सन से भी इंक्वायरी होगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि इस क्लोजली हेल्ड कंपनी में पैसा लगाने के लिए, आप शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास जो पैसा है उसका नेचर और सोर्स क्या है।
बताइए। तो उस शेयर होल्डर से भी इंक्वायरी होगी, और अगर वो शेयर होल्डर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये जो अमाउंट फाउंड क्रेडिटेड है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये इस क्लोजली हेल्ड कंपनी की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। एसएससी के यहां अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़े गए, जैसे उसने किसी प्लॉट में या बिल्डिंग में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, लेकिन वो उसने कभी डिस्क्लोज नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, उसको उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब एसएससी से पूछा जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, और एसएससी अगर उस इन्वेस्टमेंट का नेचर और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसएससी की इनकम मान ली जाएगी। और किस ईयर की इनकम मानी जाएगी? जिस साल एसएससी ने वो इन्वेस्टमेंट किया था, उस साल की इनकम मान ली जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। अब समझते हैं हम सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड एमबीजेए एक्ट। एमबीजेए एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? मनी, बुलियन, वैल्यूएबल ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है। अगर एसएससी के पास मान लीजिए रेड हुई, और रेड में उसके पास कुछ कैश बरामद हुई, कुछ कैश मिली, मनी मिली, या कुछ ज्वेलरी, बुलियन वगैरह पाया गया, तो और वो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, और एसएससी से एक्सप्लेनेशन मांगा गया क्यों रिकॉर्डेड नहीं है। अब एसएससी उसका उस एसेट को उसने कैसे एक्वायर किया, उसका नेचर और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या वो एक्सप्लेनेशन देता तो है, लेकिन उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जो अमाउंट पकड़ा गया, ठीक है, या जो बुलियन, ज्वेलरी वगैरह की वैल्यू है, वो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। किस ईयर की इनकम माना जाएगा? जिस साल एसएससी उन एमबीजे एक्ट का ऑनर होना पाया गया है, उन एमबीजे एक्ट का जिस साल एसएससी ऑनर होना पाया गया है, उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। जैसे एसएससी की यहाँ रेड हुई और 50 लाख बरामद हुआ, तो 50 लाख एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ ज्वेलरी भी पकड़ी गई जो एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं की थी, तो उस ज्वेलरी की वैल्यू एसएससी को टैक्सेबल की जाएगी। पता पड़ा कि ये ज्वेलरी एसएससी ने 2 साल पहले खरीदी थी, तो 2 साल पहले ये ज्वेलरी की वैल्यू टैक्सेबल कर दी जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 69B समझते हैं। एसएससी ने, अब इशू ये है, एसएससी ने एमबीजे वगैरह की वैल्यू शो तो की है, लेकिन कम शो की है। वैल्यू शो तो की है एमबीजे की, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग की वैल्यू शो तो की है, लेकिन कम शो की है। तो अंडर डिस्क्लोज किया, कम शो किया। ठीक है, जैसे मान लो उसके यहां ज्वेलरी पकड़ी गई सपोज 30 लाख की, लेकिन उसने अपनी बैलेंस शीट में से 5 लाख की ही ज्वेलरी शो कर रखी थी, तो जो एक्सेस अमाउंट है 25 लाख, उससे एसएससी से इंक्वायरी करेगा असेसिंग ऑफिसर। अगर एसएससी कोई उस एक्सेस अमाउंट का एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं कर पाता, या एसएससी का सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो जो एक्सेस अमाउंट है ना, वो एक्सेस अमाउंट एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे इन्वेस्टमेंट पकड़े गए, तो जिस ईयर में वो इन्वेस्टमेंट एसएससी ने किए हैं उस ईयर की इनकम माना जाएगा, या जिस साल एसएससी उन बीजेए, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग का ऑनर है, ऑनर होना पाया गया, उस साल की इनकम माना जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है, एसएससी मैरिज और पार्टी वगैरह पर जमकर खर्चा करता है, ठीक है, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये इतना खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया, उसका वो सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या वो एक्सप्लेनेशन देता तो है, लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो जो भी अमाउंट है, जो भी अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाया या जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। किस ईयर की? जिस साल एसएससी ने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन अब एसएससी का कहना, ठीक है इनकम मांग तो लो, लेकिन खर्चा भी तो हो गया मेरा, तो इनकम में से वो खर्चा लेस कर दो। तो ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर किसी भी हेड ऑफ इनकम में इसका एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं सेक्शन 69D। सेक्शन 69D क्या बोलता है? अगर एसएससी हुंडी पर अमाउंट बोरो करता है या रीपे करता है। हुंडी क्या है? हुंडी वैलिड
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसके बेस पर एसएससी अगर कोई अमाउंट बोरो करता है या रीपे करता है तो जो उसने बोरो किया या रीपे किया वो एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। तो एसएससी अगर बोरो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हुंडी और वो बोरोइंग अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक है तो उस केस में जितना अमाउंट एसएससी ने बोरो किया या रीपे किया, और रीपेमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके देखेंगे, तो जितना बोरो किया या रीपे किया वो अमाउंट एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा। अब एक बात और सुनिए, अगर बोरोइंग के टाइम पर उसको एसएससी की इनकम माना गया है तो अगेन रीपेमेंट के टाइम पर सेम अमाउंट को इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर तो इन जनरल ये इनकम किस ईयर में टैक्सेबल होगी? जिस ईयर में एसएससी ने बोरोइंग की है या रीपेमेंट किया है उस ईयर की ये एसएससी की इनकम माना जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर ये बोरोइंग के टाइम पर एसएससी की इनकम होना माना गया है तो अगेन सेम अमाउंट को एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट दोबारा इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि डबल बार इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। अच्छा, इन सारी इनकम पर हमने कितने सेक्शंस पढ़े? हमने पढ़े सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड एमबीजे एक्ट और सेक्शन 69B बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सब अंडर डिस्क्लोज किया। या अब फिर हमने पढ़ा सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 69D क्या अमाउंट बोरोड और रीपेमेंट ऑन हुंडी। तो सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 69D के अंदर जो भी इनकम टैक्सेबल हो रही है वो स्पेशल इनकम है और उस पर स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। सेक्शन एप्लीकेबल होगा सेक्शन 115 BBE और मैंने आपको पहले ही बोला था इस पर इफेक्टिवली टैक्स रेट लगती है 78%, जिसमें 60% बेसिक है और 25% सरचार्ज लगता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो ये 60% इंटू 125% इंटू 104% अगर करता हूं तो टैक्स रेट इस इनकम पर लगेगी इफेक्टिवली 78%। तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ अपने 2 चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर का रिवीजन।